एकादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के जो कार्य हैं उनके जो 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं इसे जानने से। सबसे पहला हिस्सा है प्रारंभिक लेखा यानी कि प्राइमरी रिकॉर्ड। देखिए, जो भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें प्रारंभिक लेखे की किसी पुस्तक में विधिवत यानी कि जैसे कि नियम है नियमानुसार, विधिवत यानी नियमानुसार, तथा तिथिवार यानी कि डेट वाइज लिख लिया जाता है। डेट वाइज का मतलब है जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें हम लिखते जाते हैं। छोटे व्यापारी प्रारंभिक लेखे की केवल एक ही पुस्तक रखते हैं जिसे हम जर्नल या रोजनामचा बोलते हैं। जर्नल इसे क्यों बोला जाता है इसे हम समझ लें थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं उन्हें भी जर्नल्स बोला जाता है, यानी कि जिसमें डेली आप जिसे पाते हैं या जिसका उपयोग डेली होता है उसे जर्नल कहा जा सकता है। तो अब देखिए, हिंदी में भी नाम क्या है, रोजनामचा, यानी कि जिसमें रोज लेखन किया जाए, तो इसको आप डे बुक भी बोल सकते हैं। बड़े व्यापारी जो हैं वह अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप एक जर्नल को न बना करके अनेक बहियों का उपयोग करते हैं, जिसे सब डिवीज़न ऑफ जनरल कहा जाता है। जनरल में लेखा करने के कार्य को आप जर्नलाइजिंग कहते हैं, या जनरल में लेखा कहते हैं, या जनरल में प्रविष्टि करना बोलते हैं। बड़े बड़े कार्यालयों में जहाँ लेन देनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जनरल में लेखा करने से पहले उन्हें एक वेस्ट बुक माने एक स्मरणिका, एक मेमोरेंडम बुक में, जिसको आप मेमोरेंडम बुक के नाम से जानते हैं, उसको वेस्ट बुक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लेखा करने के बाद वह बुक बेकार हो जाती है, फिर उसे नष्ट भी किया जा सकता है, तो उसे वेस्ट बुक कह सकते हैं। नाम उसका होता है मेमोरेंडम बुक। वो केवल इसलिए लिखी जाती है कि जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मान लिया आपने सुबह 10:30 बजे किसी को कुछ माल उधार बेचा, तो अब आप शाम को जब अकाउंटिंग करेंगे तब तक हो सकता है आपको याद न रहे, तो याद रहने के लिए आपने वो ट्रांजैक्शन किसी एक रफ बुक पे एक तरह से लिख लिया कि फ़लाँ को इतने हज़ार का जो है माल उधार दिया, और बाद में आपने उसी के आधार पे अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, जनरल बुक में लेखा कर लिया। ठीक है। इस पुस्तक के साथ एक पेंसिल बंधी रहती है और ये जो पेंसिल होती है, इसी से जैसे ही कोई लेन देन होता है उसमें लिख दिया जाता है। बाद में इस मेमोरेंडम बुक से जर्नल में लेखे उतार लिए जाते हैं या लेखे कर लिए जाते हैं। इससे कोई भी व्यावसायिक सौदा लिखने से छूट जाए इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पहला हिस्सा हो गया प्रारंभिक लेखे का। जो अकाउंटिंग के विभिन्न जो कार्य हैं उनको 3 टुकड़ों में हमने बांटा। पहला हिस्सा, पहला भाग हमने जाना प्रारंभिक लेखे का। दूसरा हिस्सा है वर्गीकरण का। तो आइए जानते हैं वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, वर्गीकरण से तात्पर्य है क्लासिफिकेशन से, यानी कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में आपने लेखा कैसे किया, क्रमवार, तिथिवार किया। जैसे जैसे लेन देन होते गए वैसे वैसे आप उनका लेखा करते गए। अतः किसी खाते से संबंधित समस्त विवरण आपको एक स्थान पर नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप ये पता करना चाहें कि हमने किसी एक महीने विशेष में कुल कितना माल बेचा, तो हमें नहीं पता चलेगा सिर्फ जनरल बुक दे करके, क्योंकि उसमें तो हमें अलग अलग डेट पे कभी इतने का विक्रय फलां को, कभी कुछ अलग मूल्य का विक्रय किसी अन्य को, ऐसे लिखा दिखेगा। और अगर आप विक्रय के ही केवल एंट्रीज देखना चाहें तो आपको हज़ारों और एंट्रीज भी देखनी पड़ेंगी। कभी आपको मजदूरी की एंट्री दिखेगी, कभी आपको रेंट की एंट्री दिखेगी, कभी आपको क्रय की एंट्री दिखेगी, विक्रय की भी दिखेगी, लेकिन ये सब भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ये जान पाएँ कि किसी एक महीने विशेष में कुल विक्रय कितना हुआ, कुल क्रय कितना हुआ, मजदूरी पे कुल कितना गया, तो आप क्या करें कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज लिखे गए थे जर्नल में, इनको आप नेचर वाइज लिख लें। यानी कि जैसे क्रय से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जगह लिख लिया, विक्रय से संबंधित एक जगह लिख लिया, मजदूरी से संबंधित एक जगह लिख लिया। तो ये एक जगह, ये एक स्थान जो होगा, ये स्थान कहलाएगा खाता, यानी कि ये स्थान कहलाएगा अकाउंट। ठीक।
अकेले जनरल से आप ये नहीं जान सकते कि किसी से क्या लेना है, कितना देना है। प्रत्येक खाते से संबंधित समस्त विवरण एक ही स्थान पर लिखने के लिए आपको वर्गीकरण करना होता है। यानी कि ये जो नेचर वाइज हम जो हमारे डेट वाइज ट्रांजैक्शंस दर्ज थे डे बुक में या जनरल बुक में, उनको जब हम नेचर वाइज यानी गुणों के आधार पर जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो इसको वर्गीकरण कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। वर्गीकरण करने की जो पुस्तक है उसको हम लेजर बुक बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं, या केवल लेजर भी आप बोल सकते हैं, LEDGER। जर्नल से लेन देन लेजर के अलग अलग खातों में यानी कि अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। इसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं या केवल भी पोस्टिंग भी बोल सकते हैं। लेजर के विभिन्न खातों में आवश्यक सूचनाएं आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जैसे किसी महीने में कुल विक्रय कितना, कुल क्रय कितना, मजदूरी पे व्यय कितना, रेंट कितना, वगैरह वगैरह। तीसरा जो इसका फंक्शन है, कार्य है, वह है समरी तैयार करना, सारांश तैयार करना। अब होता यह है कि आपने वर्गीकरण भी कर लिया था, लेकिन वर्गीकरण यानी कि लेजर के खातों से आपको यह ज्ञात नहीं हो सकता कि किसी समय विशेष में व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुआ। इससे तो केवल ये पता चलेगा कि विक्रय कितना, क्रय कितना, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो वर्ष के अंत में अगर आप व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति अर्थात कुल संपत्तियां कितनी हैं, कुल दायित्व कितने हैं, ये जानने से आपको आर्थिक स्थिति का अनुमान हो जाता है। तो लाभ या हानि और आर्थिक स्थिति, इसका अगर आपको अनुमान लगाना है या इसके बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो आपको तीसरा कार्य सांख्यिकी का करना पड़ता है, जिसको आप समराइजेशन या समरी तैयार करना बोलते हैं। व्यापारी क्या करता है, वर्ष के अंत में अंतिम खातों के रूप में यानी फाइनल अकाउंट्स के रूप में एक संक्षिप्त ब्यौरा या सारांश तैयार करता है। इससे लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए आपको इसी सारांश के अंतर्गत आपको व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए चिट्ठा बनाना होता है। व्यापार खाता से आपको सकल लाभ या हानि पता चलती है। लाभ हानि खाते से आपको नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि यानी कि नेट लॉस का पता चलता है। और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता है। आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। अभी सिर्फ 3 नाम सुनिए, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता। इसे एक साथ भी बना सकते हैं तो इसे बोला जाता है व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता। इसको बना करके आपको लाभ या हानि का ज्ञान होता है। और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आप बनाते हैं बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। उससे ये पता चलता है कि बिजनेस की कुल संपत्ति और दायित्व कितने हैं। अगर आप दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख कार्यों को एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो इस तरह का चार्ट आपके सामने आएगा। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले बिजनेस में कोई एक सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन को आप प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में यानी कि रोजनामचा बुक में या डे बुक में लिख लेते हैं। अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो आप रोजनामचा यानी कि जर्नल की जगह उसकी कुछ सहायक पुस्तकें तैयार करेंगे। और वो सहायक पुस्तकों में एक तो होगी रोकड़ पुस्तक, जिसमें कैश का आना और जाना दर्ज किया जाता है। क्रय पुस्तक में जो माल आप उधार क्रय करते हैं उसका लेखा किया जाता है, क्योंकि नकद क्रय जो होगा वो तो रोकड़ पुस्तक में आ जाएगा। इसी तरह से जो आपने माल ख़रीदा था, अगर मान लेते हैं उसमें से कुछ माल आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने अगर उसकी वापसी कर दी तो क्रय वापसी पुस्तक में उस ट्रांजैक्शन का लेखा किया जाएगा। विक्रय पुस्तक में उधार विक्रय आता है, नकद विक्रय फिर कहाँ आएगा, रोकड़ पुस्तक में। विक्रय वापसी पुस्तक जो है, अगर माल कोई आपने किसी को बेचा था, उसे माल अच्छा नहीं लगा, उसका कुछ हिस्सा जो उसने वापस कर दिया, विक्रय वापसी पुस्तक में लिखा जाएगा। प्राप्य विपत्र पुस्तक क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप किसी को माल बेचते हैं उधार, तो आप चाहते हैं कि आपके पास कोई इसका प्रूफ हो जाए कि यह व्यक्ति आपको 2 महीने में, 3 महीने में आपको दे देगा। तो आप एक कागज़ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिसमें लिखते हैं कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को इतने रुपए, मान लेते हैं 10,000 रुपये, आज से 2 महीने बाद भुगतान कर दीजिए, जिसका प्रतिफल आप पहले ही पा चुके हैं। वो प्रतिफल क्या होगा, आप उसे माल बेच चुके हैं तो वो माल के रूप में प्रतिफल पा चुका है, तो जिसका प्रतिफल आप पहले ही पा चुके हैं, ऐसी सूचना देते हुए जब आप उसके पास एक पत्र भेजते हैं, एक तरह का डॉक्यूमेंट भेजते हैं,
तो उसे उस पर साइन करना होता है। अपने हस्ताक्षर करने के बाद जब वह आपको वापस ये डॉक्यूमेंट भेज देता है तो ये आपके लिए प्राप्य विपत्र कहलाता है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। और बिल्स रिसीवेबल को आप बिल्स रिसीवेबल बुक में लिख लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि इतने समय बाद, इतने समय में, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको इतने इतने रुपए मिलने वाले हैं। इसी तरह से जब आप किसी से उधार क्रय करते हैं तो आपके ऊपर वह व्यक्ति जो आपका विक्रेता है, जिससे आपने क्रय किया था, वह आपके ऊपर बिल लिखता है, तो आप उसे उस बिल को एक्सेप्ट करके दे देते हैं। ऐसे बिल आपके लिए बिल्स पेएबल होते हैं, यानी कि ऐसे बिल जिनका भुगतान आपको करना है, तो ये देय विपत्र कहलाते हैं। इन देय विपत्रों का लेखा देय विपत्र बुक में, यानी कि बिल्स पेएबल बुक में लिखा जाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक या प्राप्य विपत्र पुस्तक और देय विपत्र पुस्तक में भी नहीं आ पाते, उन सभी ट्रांजैक्शंस को मुख्य जर्नल में, यानी कि जर्नल प्रॉपर में लिख लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जर्नल की ये जो सहायक पुस्तकें हैं, सब्सिडरी बुक्स हैं, ये केवल बड़े व्यापारी बनाते हैं, केवल बड़े व्यापारी बनाते हैं। ठीक है, जो छोटे व्यापारी हैं वह केवल और केवल जर्नल बुक बनाते हैं, केवल और केवल रोजनामचा बनाते हैं। ठीक, एक बार अगर आपने प्रारंभिक लेखा कर लिया, या तो केवल रोजनामचा या जर्नल की सहायक पुस्तकों में, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है, फिर आपको खाता बही में इनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना पड़ता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आप जब वर्गीकरण करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस आपने डेट वाइज यहाँ लिख रखे थे, डे या डेट वाइज आपने यहाँ पर लिख रखे थे, इनको आप खाता बही में कैसे लिखते हैं? खाता बही में आप इनको लिखते हैं नेचर वाइज, यानी कि गुणों के हिसाब से। ठीक है ना। फिर जब आप खाता बही भी तैयार कर चुके होते हैं, यानी कि लेजर बुक में सारे अकाउंट्स तैयार कर चुके होते हैं, तब फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी शीट होती है जिस पे जितने भी खाते आप बनाते हैं उनके बैलेंसेस लिख लेते हैं। और ये वो तरीका है तलपट जिसमें आप खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। गणितीय शुद्धता की जांच, इसकी जांच आप कर पाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस तलपट, ट्रायल बैलेंस। आप ट्राई करते हैं कि बैलेंस बराबर हुए कि नहीं हुए। अगर बैलेंस बराबर, 2 साइड होते हैं इसके, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। अगर डेबिट का योग क्रेडिट के योग के बराबर हो जाए तो मान लिया जाता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, अर्थमेटिकल मिस्टेक, एरर नहीं हुई है। लेकिन अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये अगर इक्वल नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में आपको अपने अकाउंट फिर से चेक करने होते हैं और आप जो भी गलतियां होती हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। तलपट के आधार पर बच्चों बनाए जाते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है व्यापार खाता। व्यापार खाता जो है सभी संस्थाएं बनाती हैं, लेकिन निर्माण खाता केवल वही संस्थाएं बनाती हैं जो कि निर्माणी संस्थाएं हैं, यानी कि जो उत्पादक हैं, जो स्वयं वस्तुओं का निर्माण करते हैं, किसी भी चीज़ के उत्पादक हैं, तो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है और फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है अगर वो ट्रेडिंग में भी हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको सकल लाभ की या हानि की जो है प्राप्ति होती है, जानकारी मिलती है। जब आप लाभ हानि खाता बनाते हैं तो इससे आपको शुद्ध लाभ या हानि का अनुमान लगता है, पता चलता है। और आर्थिक चिट्ठे को आप, जो तीसरा हिस्सा है अंतिम खाते में से आर्थिक चिट्ठा, इसको आप बोलते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि आपकी बिजनेस की संपत्तियां कितनी हैं, संपत्तियां यानी कि असेट्स, और दायित्व कितने हैं यानी कि लाइबिलिटीज़ कितने हैं। ठीक है, टोटल ये आर्थिक चिट्ठे से पता चलता है। तो ये रहे सांख्यिकी के जो प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? कोई भी लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, उसको सबसे पहले आप रोजनामचा में लिखेंगे, ये पहला कार्य है। ठीक है, अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो आप रोजनामचा की ये
सहायक बहियों में पूरा लेखा करेंगे। दूसरा कार्य होगा खाता बही में इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जिनको आपने प्रारंभिक लेखा के पुस्तकों में लिखा है उन्हें आप नेचर वाइज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप तलपट तैयार करते हैं और अंतिम खाते बनाते हैं। ये तीसरा कार्य होता है। तो कुल मिलाकर के आज आप सभी बच्चों को क्या करना है कि ये जो चार्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चार्ट को, इस लेखांकन के जो वर्गीकरण के सिद्धांत हैं इनको आपको अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लिखना होगा। एक तो आपको जो ये चार्ट है इसको अपनी नोटबुक में बनाना होगा, और दूसरा एक चार्ट पेपर ले लीजिए और उस चार्ट पेपर पे आपको ये पूरा बनाना रहेगा। इसकी अंग्रेज़ी भी लिखनी होगी। सौदे के लिए आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन, मैं बोले दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सौदे के लिए आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन। प्रारंभिक लेखे के लिए आप क्या लिखेंगे? प्राइमरी एंट्री, इसे आप बोलेंगे जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नल की सहायक पुस्तकों के लिए लिखा जाएगा सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल। खाता बही के लिए आता है लेज़र या क्लासिफिकेशन, ठीक है। तलपट के लिए ट्रायल बैलेंस आएगा। अंतिम खाते के लिए आप तैयार करेंगे क्या? फाइनल अकाउंट्स। निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। ये सब आगे आपको इनकी अंग्रेज़ी मिलेगी। आप अभी इसी चैप्टर्स में अगर स्क्रॉल करेंगे तो इन सारे टर्म्स की अंग्रेज़ी, स्पेलिंग वगैरह सब मिल जाएंगी। तो आपको इनकी अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ साथ ये एक चार्ट पेपर लेना है और उसे बनाना है और मुझे बनाने के पश्चात सेंड करना है, और आज के नोट्स भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो इतना तैयार करेंगे। सांख्यिकी के प्रमुख कार्य और उसके कार्यों के 3 हिस्से हैं: प्रारंभिक लेखा, क्लासिफिकेशन और अंतिम खाते तैयार करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखते रहें वीडियोस को और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।